Welcome, dear friends. So, as you know, that we are going to start winter break classes for all our late bloomers students. उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि हम उनके लिए विंटर क्लासेस शुरू करें, ताकि अगर कहीं रेगुलर क्लास में कुछ कमी, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो उसको कंपेंसेट किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। तो मैं जिन क्वेश्चंस को लेकर फोकस करने वाला हूँ क्लास में, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं उन बच्चों के लिए रीड आउट कर रहा हूँ, ताकि वो अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा सा इधर भी देख लेंगे। हालांकि फोकस हमारा ये बच्चे हैं जो क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे, उनसे लिखाएंगे उनसे, तो निश्चित रूप से उनका फ़ायदा होगा। और निश्चित रूप से मतलब अभी तक का रिजल्ट तो ये 100% रहा है कि जो बच्चे भी इस तरह की क्लासेस में आते हैं उनका बहुत ज़बरदस्त भला होता है, क्योंकि एक कंपल्सन हो जाता है, याद करो लिखो, याद करो लिखो, याद करो लिखो। ठीक है, तो ये उनके अंदर भी एटीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि उनको डर लगने लगता है कि अगर नहीं करेंगे अब नहीं तो कब। तो ये हमारा आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है। इससे पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बच्चे जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करता है, उसके जो टूल्स हैं डिमांड और सप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, जिससे डिमांड है, प्राइस डिटर्मिनेशन भी किसी वस्तु की जो कीमत निर्धारण की जाती है वो, ठीक है, और किसी भी वस्तु का जो कॉस्टिंग होता है वो कॉस्ट। इसके बाद हम अगर कंज्यूमर हैं तो उसका इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल की बात चूँकि करता है तो इंडिविजुअल कंज्यूमर भी, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर है तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। ठीक है, प्रोडक्शन जब कुछ चीज़ों करते हैं तो प्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, इंडिविजुअल की बात होगी। सैलरी, अलग अलग लोगों की सैलरी क्या होगी, इस तरह की चीज़ों का अध्ययन करता है। और इसको इसलिए हम कहते हैं प्राइसिंग थ्योरी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये चीज़ों के वस्तुओं के प्राइस की बात करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस की बात करता है। उसके कॉन्ट्ररी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल की बात नहीं करता है, वो पूरे एग्रीगेट की बात करता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात होती है। किन्स साहब ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी जो है वो है, जिसको किन्स की थ्योरी कहते हैं। इसका टूल्स जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट की वकालत करता है, इसकी बात मतलब इसका अध्ययन करता है। टोटल डिमांड जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की है इकोनॉमी में, मतलब एग्रीगेट डिमांड जिसको कहते हैं, उसकी बात होती है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन और जनरल प्राइस लेवल की बात होती है। मनी सप्लाई की बात होती है। बैलेंस ऑफ बीओपी, मतलब जो मैक्रो का सिलेबस है उसकी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, बजट, इस सब की बात होती है। इसके टूल्स से मैंने बताया है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। ठीक है, और इसको इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एम होता है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आज हम जो आपके स्क्रीन पर जनरल एक इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आता हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, इसको एलोबरेट मैं नहीं करूँगा, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स को बस पढ़। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। केवल इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लियर है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट अनलिमिटेड होती है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी बच्चे आसानी से हो जाते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्स, द स्कार्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन किया। दैट मीन्स रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग more than one product or satisfying more than one want. This creates a problem of choice. Which product should be produced or which want should be satisfied first. Okay, this causes problem of choice. When resources have alternative uses, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, this creates a problem of choice. क्या क्रिएट करता है, because resources can be used for producing more than one product or satisfying more than one want. Okay,
और ये क्रिएट करता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों इमर्ज होता है, बिकॉज देयर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ओके, रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट और सेटिस्फाइंग मोर देन वन वांट। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, विच प्रोडक्ट शुड बी produced or which want should be satisfied first. Okay, the economic problem arises because wants are unlimited. ठीक है, resources are limited and resources have alternative use. ठीक है, ओके, चलिए अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है हर एग्जाम में। मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, मतलब प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। The allocation of scarce resources and the distribution of the final goods and services are the central problem of economy. तो यहाँ पर क्या बात हुई, scarce resources, ठीक है, ये एक पॉइंट है, वैल्यू पॉइंट। scarce resources and the distribution of the final goods and services, ठीक है, distribution of the final goods and services are the central problems of an economy. Even in rich countries like USA, resources are scarce, having alternative uses, and wants are unlimited. Therefore, they also face central problems. Why are central problems faced by an economy? इकोनॉमी के द्वारा सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों फेस किया जाता है? The central problems are economic problems faced by each and every economy. They arise due to first scarcity of resources, दूसरा alternative uses of resources. The scarcity of resources क्या है? Human wants are unlimited and available resources in relation to same are scarce and limited. Central problems are economic problems faced by each and every economy. ठीक है, they arise due to first scarcity of resources और दूसरा पॉइंट दिया है alternative use of resources. तो scarcity of resources, human wants are unlimited and available resources in relation to same are scarce and limited. तो ये बहुत ही क्लियर पॉइंट है कि जब रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी होगी तो हर इकोनॉमी के सामने कुछ समस्याएं आएंगी, और वो समस्याएं क्या होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो फेस की जाती है उसकी वजह ही यही है कि स्कैर्सिटी, अगर स्कैर्सिटी नहीं होगी तो समस्या ही नहीं होगी। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ना, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, क्योंकि समस्या है, समस्या इसलिए कि स्कैर्सिटी, हर जगह स्कैर्सिटी ही हर समस्या का कारण है, चाहे घर हो, परिवार हो, कुछ भी हो, है ना, स्कैर्सिटी मेन रीजन। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मल्टीपल uses, hence the economy has to make a choice amongst alternative uses of available resources. Sorry, available resources can be put to multiple uses, hence the economy has to make a choice amongst alternative uses of available resources. Every economy has to face a scarcity of resources, and the resources have alternative uses. It is the scarcity of resources that gives rise to the central problem of economy. Every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services, and of distributing the produced goods and services among the individual within the economy. अब यहाँ पर एक मुझे कॉल आ रहा है बार बार बच्चे का, जिसको एक बार जल्दी से रीड आउट करते हैं कि एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमी क्या, हर व्यक्ति को समस्या है, समय की समस्या है। ठीक है, तो स्कैर्सिटी, समय भी एक रिसोर्स ही होता है। तो एवरी इकोनॉमी हैज़
टू फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, और सभी रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूज होते हैं। इट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेज, ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेज है, बल्ब जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, हीटर चलाने के लिए, तो इसी तरह इट इज द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स राइज टू द सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी भरपूर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, हर चीज़ यूज कर सकते हैं। एवरी इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस था ही। अब हाउ टू प्रोड्यूस मतलब चॉइस ऑफ टेक्निक। व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब क्या प्रोडक्शन करना है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है, इन्वेस्टमेंट गुड्स का, किसका प्रोडक्शन करना है, तो और कितनी मात्रा में। ठीक है, तो उसको यहाँ पर गुड एक्स और गुड वाई के रूप में दिखा है कि इसको प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका इतना कर रहे हैं, फिर इसको बढ़ाते आते हैं तो इसको फॉरगो करते आते हैं। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी की बात होगी। ठीक है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, वो चॉइस ऑफ टेक्निक की बात होती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या करता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स that how should the final goods and services produced in the economy be distributed among people, ये distribution की बात करता है। who gets how much, who gets more and who gets less। तो central problem of for whom to produce arises because with the scarce resources the output produced is limited while the wants of people are unlimited। यहाँ पर कि जो फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस ये क्यों अराइज होता है, तो अराइजेज बिकॉज विद द स्केयर रिसोर्सेज द आउटपुट प्रोड्यूस, जो आउटपुट का प्रोडक्शन होता है इज लिमिटेड वाइल द वांट्स ऑफ पीपुल आर अनलिमिटेड। तो इस तरीके से हम सेंट्रल प्रॉब्लम पर हमने विचार किया और इसको भी कंक्लूजन के रूप में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।